7 शिद्दत का ज़लज़ला, 128 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का नेपाल में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी के अवाम के साथ खड़े वज़ीर-ए-आज़म। क्रिकेट वर्ल्ड कप का अहम मैच, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। डेविन कॉनवॉय 35 रन बनाकर आउट। रॉच रविंद्रा की निस्फ सेंचुरी। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, आज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दिन 1:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पीटीवी होम पर आप देख सकेंगे बराह रास्त। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, मजीद 166 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 9227 हो गई। 3826 बच्चे और 2405 खातीन शामिल। इसराइली फौज के हस्पतालों और एम्बुलेंसेज पर भी हमले। गजा को चारों तरफ से घेर लिया। सेहूनी फौज की बड़े जमीनी हमले की तैयारी। कई इलाकों में हमास जंगजुओं के साथ शदीद लड़ाई जारी। इसराइल ने एक बार फिर जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात इंतहाई कशीदा। अम्फाल में बागियों का पुलिस कैंप पर हमला, जदीद तरीन हथियार, गोला बारूद और दर्जनों गाड़ियां छीन लीं। दर्जनों पुलिस एहलकार भी हलाक। 3 मई से जारी खाना जंगी में 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1 लाख से ज्यादा दरबदर हो चुके। मणिपुर के वजीर आला बैनन सिंह हालात को इंतहाई संगीन करार दे चुके हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज मजीद 12,000 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना। अब तक 1,75,019 अफगान पनाहगज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स भी कायम। इलेक्शन कमीशन को 6 हथकंडों से दबाव में नहीं लाया जा सकता। बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बजाय बेहतर होगा तहरीक इंसाफ अपनी तवज्जो आम इंतखाबात की तैयारी पर मरकूज रखे। अफवाह व तफहीम से आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। तर्जुमान PTI का बयान, माहौल को खराब करने की नाकाम कोशिश है। मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। और लोधरा समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक का सिलसिला शुरू। स्मोक की बड़ी वजूहात में कपास और धान की फसलों की बाकियात को जलाना, सनतों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और फजाई आलूदगी है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ननकाना साहिब की स्मोक और आलूदगी कम करने के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। पाक फौज ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया है। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों ने मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर आज अलल सुबह हमले की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए न सिर्फ एहलकारों बल्कि असासों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त मौसर कार्रवाई करते हुए 3 हमला आवरों को एयरबेस में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और फ्यूल बाउजर्स को नुकसान पहुंचा, जबकि जवानों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। एयरबेस पर मुश्तरका क्लियरिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है। पसनी से उरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर घात लगाए दहशतगर्दों के हमले में 14 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके में ऑपरेशन जारी है। मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हमारे कौमी अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने शुहदा की बुलंदी दरजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि शुहदा ने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शुहदा पर फख्र है। उन्होंने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तानी कौम और उसके रखवालों के हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है।
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قیمتی جانی نقصان پر گہرے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک اور قوم کے دشمن ہیں. مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. دہشت گردی کے ناصور کے ملک سے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. صدر مملکت کی میاوالی میں ٹریننگ ایئر بیس پر حملے کی بھی شدید مذمت اور دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنانے پر اظہار اطمینان کیا. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کی شریک ہے. ملک دشمن عناصر اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں نے شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی. گزشتہ روز بلوچستان کے ضلع گوادر میں دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کی نماز جنازہ پستی میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں عسکری اور سول افسران سمیت لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی، جس کے بعد شہداء کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا. مسلح افواج نے ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے 3 مختلف واقعات. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روڑی اور ضلع لکی مروت میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے روڑی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں 1 دہشت گرد ہلاک اور 2 دہشت گرد زخمی ہوئے. ہلاک دہشت گرد کی شناخت TTP کے خودکش بمبار اسامہ کے نام سے ہوئی. ہلاک دہشت گرد علاقے میں بڑی دہشت گردی کی واردات کی منصوبہ بندی کر رہا تھا. ضلع لکی مروت میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 1 دہشت گرد ہلاک ہو گیا. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی مختلف پناہ گاہوں کا بھی قلع کما کر دیا گیا. اس موقع پر سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں سیکورٹی فورسز کے 2 جوان شدید فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی ماں پر قربان ہو گئے. نائک ظفر اقبال شہید کی عمر 37 برس، تعلق گجرانوالہ سے تھا، جبکہ سپاہی حاجی جان شہید کی عمر 30 سال، تعلق غزر گلگت بلتستان سے تھا. تیسرا واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی میں دیسی ساختہ بارودی سرنگ پھٹ جانے سے پیش آیا. دیسی ساختہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاک فوج کے حوالدار شاہد اقبال شہید ہو گئے. حوالدار شاہد اقبال کی عمر 39 برس، تعلق میرپور خاص سے تھا. ISPR کے مطابق علاقے میں موجود کسی بھی دہشت گرد کے خاتمے کے لیے آپریشن بدستور جاری ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ہمارے بہادر جوانوں کی لازوال قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے واضح کیا ہے کہ الیکشن میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے. ہمارا کام محض انتخابی عمل کے لیے معاونت فراہم کرنا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کے یکساں مواقع میسر ہیں. نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ الیکشن میں عالمی مبصرین کو بھی مدعو کیا گیا ہے جو انتخابی شفافیت سے متعلق خود بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے تمام جماعتوں کو انتخابی سرگرمیوں کی اجازت ہے. اگر کسی کو قانونی مسائل ہیں تو ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. کسی سیاسی جماعت پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو غیر قانونی نہیں قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ PTI ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو. ان کی کینڈیڈیچرز موجود ہیں، وہ اپنے کینڈیڈیچرز فائل کر سکتے ہیں. کسی بھی لیڈر سے وہ لائلسٹ ہیں، ان سے راہیں جدا کر چکے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو پولیٹیکلی نگران حکومت نے اس کو انیبل کرنا ہے؟ میرے خیال میں جو ہمارے سٹینڈرز کے مطابق، اس ریجن کے سٹینڈرز کے مطابق ممکنات ہیں، امکانات ہیں، ان تمام میں رہتے ہوئے ہم انشور بھی کریں گے اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے بھی، اور نیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل آبزرورز خود اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ یا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے یا نہیں ہوئے. میں کوئی ابہام نہیں، اس بارے میں تمام سٹیک ہولڈرز میں اتفاق رائے موجود ہے. نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت ملک میں شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے. انتخابات ہوں گے جس تاریخ کو الیکشن کمیشن کہے گا، اور اب کیونکہ اتفاق رائے ہے، تمام لوگ ایک ہی صفحے پر ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے صدر مملکت ہوں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، اس پر کوئی ابہام نہیں ہے. یہ بالکل سب لوگوں کو اس کا یقین ہونا چاہیے. ہمارا آئین جو ہے اس کی تمہید میں لکھا ہے، پریمبل میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے.
इलेक्शन कमीशन ने आइंदा साल 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय हुआ था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आईनी इदारे को ओछे हथकंडों से दबाव में नहीं लाया जा सकता। बेहतर है कि पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाने की बजाय अपनी तवज्जो आम इंतखाबात की तैयारी पर मरकूज करे। तर्जुमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से मुतालिक मीडिया में ज़ेर गर्दिश तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के बयान को बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार देते हुए कहा कि यह आईनी इदारा किसी दबाव में आया था न आइंदा आएगा। ऐसे वक्त में जब अफ़वाम व तफ़हीम से आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की गई है, मज़कूरा पार्टी का बयान माहौल को ख़राब करने की नाकाम कोशिश है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इदारा आइन और कानून के तहत मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएगा। और अब कुछ खबरें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। बेंगलुरु में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। न्यूजीलैंड की जानिब से डिवॉन कॉनवॉय और रचिन रविंद्रा ने इनिंग्स का आगाज किया तो पहली विकेट 68 रन पर गिर गई। डिवॉन कॉनवॉय 35 रन बनाकर हसन अली की गेंद पर कैच आउट हुए। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए आज का मैच इंतहाई अहम है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज का दूसरा मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अहमदाबाद में होने वाला मुकाबला दिन 1:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी होम पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरी और इंग्लैंड को 10वीं पोजीशन हासिल है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच खेलकर 4 जीते 2 हारे और उसके 8 पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड की टीम 6 में से 5 मैच हार चुकी है, वो 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी पोजीशन पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त की सूरत में इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। Oh, what a shot that is. Up and over. Couple of bounces for. क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को 7 विकेटों से हराकर चौथी कामयाबी हासिल कर ली। अफगानिस्तान की टीम 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर आ गई। लखनऊ में खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान की आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को बड़ा धचका। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इवेंट से बाहर हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक हार्दिक पांड्या टखने की इंजरी से छुटकारा नहीं पा सके। वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए थे। हार्दिक पांड्या की जगह प्रासिद्ध कृष्णा को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। प्रासिद्ध कृष्णा की मंजूरी आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी ने दी। प्रासिद्ध कृष्णा कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के लिए दस्तयाब होंगे। भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 की वो वाहिद टीम है जिसे अब तक शिकस्त नहीं हुई है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को बड़ा धचका। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इवेंट से बाहर हो गए। हमने आपको आगाह किया। इसी के साथ ही वर्ल्ड कप की खबरों से इतना ही। अब आपको ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस्राइली सहयोनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं, जो वक्त के साथ तेज़ होती जा रही हैं। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में अब तक 3,826 बच्चों और 2,405 ख़वातीन समेत 9,227 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 6,360 बच्चों और 4,891 ख़वातीन समेत ज़ख्मियों की तादाद 32,516 से तजावुज़ कर चुकी है। तकरीबन 1 माह से जारी कार्रवाइयों में 136 तिब्बी वर्कर्स शहीद, जबकि 25 एम्बुलेंसेस तबाह हो चुकी हैं। इसराइल की जानिब से गजा के अस्पतालों पर 126 जबकि तिब्बी मराकज़ पर 50 हमले किए गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि रेफा क्रॉसिंग से बहुत कम तादाद में ज़ख्मियों को मिस्र मुंतकिल किया गया है, जबकि कम अज़ कम 800 शदीद ज़ख्मी अफराद को मिस्र मुंतकिल किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि गजा के अस्पतालों का निज़ाम मुनहदम होने के बायस यहाँ उनका इलाज मुमकिन नहीं है। क्या हैं
कुरान हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसा देखना चाहते हैं और हमें कहाँ देखना चाहते हैं। ख्वाह हमारा कोई भी किरदार हो, हम एक ताजिर का किरदार हो, हमारा एक ब्यूरोक्रेट का हो, एक मिनिस्टर का हो, एक आलिम दीन का हो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो उलमा का किरदार, किरदार से पहले उनका मनसब, उनका मकाम, उससे आगे ही उसकी मार्फत क्या हमारे उलमा को भी है, एक ताजिर को है कि वो जो नमाजें, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, इन्फाक, उनकी बात अल्लाह नहीं फरमा रहा, लेकिन एक ईमानदार ताजिर को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह दे रहा है। कितना बड़ा मकाम एक मुसलमान ताजिर को अल्लाह ताला अता फरमाता है। लेकिन दो चार बातें बस मोटी मोटी मैं करता हूँ यहाँ। मेरे यहाँ आने की बुनियादी वजह मुस्तफ़ा अजीज़ साहब हैं। ये मुफ्ती साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, इनका मुझसे ये वादा था और मेरा इनसे वादा था जब भी फैसलाबाद आया मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, और जो भी दीन का काम करता है और कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। जो भी दुनिया में कहीं कार्य खैर हो रहा है उसका साथ, बस उसके हाथ में हाथ मिलाना चाहिए। जब कुफ्र मिल्लत वाहिद हो सकता है तो हम मिल्लत वाहिद क्यों नहीं हैं। जो दीन दुश्मन हैं वो हमारे खिलाफ काम करते हैं, एक हो जाते हैं। जब हम मिलकर यानी अहले ईमान कलमा गो कोई नेक काम करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ ताउन क्यों नहीं करते। तावनो अलल बिर्र व तक़वा वला तावनो अलल इस्म वल उद्वान, अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहा है। कितना बड़ा कुल्लिया हमारा कुरान हमें देता है। तो कार्य खैर में ताउन होना चाहिए। ये देखे बगैर कि इसका ताल्लुक किस मसलक से है, इसका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। बस ये कलमा गो है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, और ये ममलकत खुदादार जिसे हम और आप पाकिस्तान कहते हैं, इसकी क़ुव्वत में इजाफे के लिए दिन रात कोशां रहता है। पाकिस्तान में रहते हुए जो भी शख्स ये काम करता है हमें उसका साथ देना चाहिए। आज पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, जानबूझकर फैलाई जाती हैं। मायूसी फैलाई जाती है, बेयकीनी फैलाई जाती है कि पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा। डरावे दिए जाते हैं। यह डरावे देना मुस्तक़बिल के हवाले से ये शैतानी अमल है। शैतान डराता है आने वाले कल से, और रहमान आने वाले कल के ताल्लुक से यकीन को पुख्ता करता है, यकीन को पुख्ता करता है। तो ये रहमानी और शैतानी जंग है जो क़यामत तक चलती रहेगी। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरारे अबू लहबी। क़यामत तक अबू लहब का जो चराग है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चराग को बुझाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन ये चराग हमेशा के लिए है, ये सिराजम मुनीरा है, ये हमेशा जलने के लिए है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वद्दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन नाफिज होने के लिए आया है। दीन का अंदाज मुदाफ़ियाना नहीं होता, दंदनाता हुआ आता है। दीन दंदनाता हुआ आता है, इफ एंड बट्स नहीं होते। लेकिन इन तमाम बातों के लिए ज़रूरी है कि तफ़हीम दीन हो। मुफ्ती मुस्तफ़ा अजीज़ साहब ने 3 मरतबा एक जुमला दोहराया कि हमारा अपने आप को जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना हमें सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना ज़रूरी है। बिल्कुल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम,
ہمارے نبی کا مقام، ہمارے نبی کا مرتبہ ہم سے اوپر ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ قرآن کریم فرما رہا ہے، بہت ساری آیات ہے قرآن کریم کی جو میں یہاں بیان کرتا چلا جاؤں تو بہت دیر ہو جائے، لیکن جو بات فرمائی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میرا اپنے آپ کو جاننا ضروری نہیں، ہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کسے ہیں؟ کہتے کسے ہیں؟ کیا اس پر کبھی غور کیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ یہاں لفظ آیا ہے اسوہ کا۔ اسوہ میں، سیرت میں، سنت میں، سوانح میں کوئی فرق ہے؟ اور یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے، پی ایف ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل کر کے تمام 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پی ایف ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل کر کے تمام 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عمران منصب سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا، کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل ہوا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، کامنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن بالکل مکمل ہو گیا ہے اور تمام جو 9 دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آج صبح الگ صبح جب بیس پر وزرانہ اور ناکام دہشت گرد حملہ ہوا تو حملے کے بعد ہوائی علاقے میں کسی بھی ممکنہ خطرے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے پوری کامیابی کے ساتھ یہ انتہائی پیچیدہ آپریشن کیا ہے اور پاک فضائیہ کے متحرک آپریشن اثاثوں میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حملے کے دوران صرف 3 متروک، ناقابل استعمال اور غیر آپریشنل طیاروں کو معمولی سا نقصان پہنچا تھا اور اختیار کے مطابق آپریشن کا برق رفتار اور پیشہ ورانہ اقدام عام دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر لمحہ چوکس اور دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نمٹنے مادر وطن کے تحفظ کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ جی بہت شکریہ عمران منصب خان آپ کا۔ ناظرین، پی ایف ٹریننگ ایئر بیس میاں والی پر کامبنگ اینڈ کلیئرنس آپریشن مکمل کر کے تمام 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ کچھ دیگر اہم خبروں میں آپ کو بتائیں گے، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے دورہ اسرائیل میں کوئی بڑی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ کی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی محصور آبادی میں امداد تقسیم کے لیے جنگ بندی پر گفتگو کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نتن یاہو نے حماس کی جانب سے 241 شہریوں کی رہائی تک عارضی جنگ بندی کا امکان رد کر دیا۔ بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے غزہ میں جاری کارروائیوں کے دوران معصوم شہریوں کے تحفظ پر زور دیا۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ آج سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر اور قطر کے وزراء خارجہ سے عمان میں ملاقات کریں گے۔ اسرائیل کی لبنان کے خلاف بھی جارحیت برقرار ہے۔ اسرائیلی فوج نے سرحد کے قریب لبنانی علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ القسام بریگیڈز نے بھی اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے پر 12 راکٹ داغے ہیں جو اسرائیلی قصبے قریات شمونہ میں گرے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حملوں میں 2 اسرائیلی شہری زخمی بھی ہوئے۔ حزب اللہ نے بھی سرحدی علاقے میں اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں پر 2 ڈرون حملے کیے۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے $14.5 ارب کے فوجی امدادی پیکیج کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان نمائندگان میں بل کی حمایت میں 226 جبکہ مخالفت میں 196 ووٹ آئے۔ ہنگامی طور پر منظور کی گئی یہ رقم سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں کر کے پوری کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بل میں غزہ کو امداد کی فراہمی کے لیے رقم شامل نہ کرنا غلطی ہے۔ مغربی نیپال کے علاقے جاجرکوٹ میں 5.7 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 128 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے جبکہ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کھٹمنڈو سے 250 میل شمال مشرق میں واقع تھا جس کی گہرائی 11 میل ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ کئی عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔
मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए ताहाल कोशिशें जारी हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने समाजी राबतों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि हमारी हमदर्दियाँ नेपाल में आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात नेपाल ज़लज़ले में कीमती जानों और अमलाक को नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में के साथ खड़ा है और ज़लज़ला मुतासरीन की हर मुमकिन मदद को तैयार है। यहाँ कुछ कौमी खबरें शामिल करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 50वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की है। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि मुल्क से गैर कानूनी अफगान शहरियों के वतन वापसी हुकूमती मोहलत खत्म होने के बाद क्रैकडाउन ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। कोयटा और चमन बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में अफगान बाशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। पाकिस्तान से वतन वापसी के मौके पर अफगान बाशिंदों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंची, वो अपनी मर्जी और खुशी से अपने वतन वापस जा रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है, हुकूमत से तरफ से अपने खुशी से अपने मुल्क पे जाना है। अभी अल्लाह का शुक्र है, जो टाइम से पहले निकलता हूँ इज्जत से जा रहा हूँ। बस सब भाई से इतला है कि वो वापस आ जाए, इज्जत से आ जाए अपना मुल्क। सारे जो हमारी पड़ोसियाँ थी, दोस्त थे, सारे खफा थे, रो रहे थे कि आप लोग नहीं जाओ, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हम खुश हैं, आज तक हमारे साथ तो कोई गलती भी नहीं की इन लोगों ने, इसलिए हम इज्जत से निकल रहे हैं। हम खुश हैं सबसे, सारे पाकिस्तान से जो हमें इतना टाइम उधर गुजारा किया, और बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ अफगानिस्तान जा रहे हैं हम खुशी से। कौन से यार दोस्त है उधर, अब उसके लिए थोड़े से परेशान है। यार दोस्त हमारे पीछे रो रहा था। कारोबार अच्छा हुआ है, इधर हमारे बॉर्डर तक कोई तकलीफ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ है। शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत से पहुंचा हुआ है। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने की मोहलत खत्म होने के बाद भी वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 12,540 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए हैं। 1089 खानदानों पर मुश्तमिल इन अफराद की वापसी 452 गाड़ियों में अमल में लाई गई। अब तक 1,75,019 अफगान पनाहगज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। 31 अक्टूबर तक दी जाने वाली मोहलत खत्म होने के बाद चमन और तुरखम बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस अपने मुल्क जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। अफगान महाजरीन के इनखला में तेज़ी आ गई है। 3 रोज़ में NHCR के मरकज़ से 17,400 अफगान महाजरीन तोरखेल के रास्ते अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। नौशहरा में कायम UNHCR मरकज़ के मुताबिक हर रोज़ 170 से ज़्यादा अफगान महाजरीन खानदान मुंतकिल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खटक के मुताबिक ज़िला नौशहरा में मौजूद गैर कानूनी अफगान महाजरीन और गैर मुल्कियों का डाटा मुकम्मल कवायद के साथ मुरतब किया जा चुका है। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नज़र निगरान हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और अस्करी क़यादत ने सख्त इक़दामात लेने का फैसला किया। इस सिलसिले में मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। हुकूमती इमा पर सितंबर से मुल्क भर में स्मगलिंग के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाइयों के अच्छे समरात सामने आ रहे हैं। 22 से 29 अक्टूबर तक मुल्क भर से तकरीबन 1.406 मैट्रिक टन चीनी और 1.177 मिलियन लीटर तेल बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिर्फ पंजाब से 30.39 मैट्रिक टन चीनी और 53.52 मैट्रिक टन आटा बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से 1.406 मैट्रिक टन चीनी, पंजाब से 0.016, सिंध से 0.003, खैबर पख्तूनख्वा से 0.030, बलूचिस्तान से 0.016 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। 1 सितंबर से अब तक मुल्क भर से 1,673 मैट्रिक टन खाद, 198 मैट्रिक टन आटा, 0.177 मिलियन लीटर ईरानी तेल और 2,032 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। FIA खैबर पख्तूनख्वा ने गैर कानूनी हवाला हुंडी के दौरान ऑपरेशन के दौरान रवां साल में 300 से जायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 73 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद कर ली है। तर्जुमान FIA के मुताबिक रवां बरस में 237 छापे मारे गए हैं, जिसमें 308 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार मुल्ज़मान से 1,26,930 अमरीकी डॉलर्स, 63 लाख रुपए मालियत की दीगर गैर मुल्की करेंसी और 73 करोड़ 63 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं, जबकि 258 मुकदमात में दर्ज किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब FIA ने आज स्वाबी, कोहाट और पेशावर में कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान के कब्जे से 21 लाख से ज्यादा रकम बरामद की गई।
FIA اسلام آباد نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ترجمان FIA کے مطابق دونوں ملزمان شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر اب تک کروڑوں روپے ہتھیا چکے ہیں۔ مقدمے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات کا ٹرائل شروع کر دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جلاؤ گھیراؤ کے 4 چالانوں پر سماعت کرتے ہوئے میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری سمیت دیگر ملزمان کو 15 نومبر کو جیل سے طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کو ہدایت کی ہے کہ اب تک گرفتار نہ ہونے والے ملزمان سے متعلق آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کی جائے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت سول جج قدرت اللہ نے کی۔ عدالت نے فریقین کی جانب سے ایک ساتھ دلائل سننے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اینٹی کرپشن کے مقدمے میں گرفتار رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کے جوڈیشل ریمانڈ کی پولیس کی استدعا پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ گرفتار رہنما اسد قیصر کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے گرفتار اسد قیصر کی جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو پارٹی کے الیکشن سیل کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے۔ احسن اقبال نے نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جاری کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ اسحاق ڈار کو الیکشن سیل کا سربراہ بنانے سے مسلم لیگ نون کی انتخابات سے متعلق سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی، انتخابی ضابطوں کی نگرانی سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے اور موسم بھی ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی اور عوامی رابطہ مہم جاری رہے گی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ امید ہے اس بار ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ تفصیل بتائیں گے حسن ناصر صدیقی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کے چاند کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا خوش آئند ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبروری 8 کو الیکشن ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی ضرور فیبروری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی چاہے وہ 88 کا الیکشن ہو، چاہے وہ 2007 کی الیکشن ہو، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا سال اگلی باری پاکستان کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تحریک انصاف کو کوئی تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب بہتر ہوگا، جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف بھی میثاق جمہوریت میں آئے۔ اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی اپنی اپنی مرضی ہے کہ وہ جس انداز میں چاہیں اپنا بیانیہ اپنائیں، جبکہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے لیے قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ غزہ میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے خلاف اسلامی حکومتیں خاموش، جبکہ عوام سراپا احتجاج ہیں۔ اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے JDC کی ڈائگنوسٹک لیبارٹری کا افتتاح کیا اور لیب کے مختلف حصے دیکھے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے نواب شاہ میں سیاسی رہنما اور بلدیاتی نمائندوں نے ملاقات کی۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت پیپلز پارٹی کا نصب العین ہے۔ منتخب نمائندے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور عوام کے بھروسے کو قائم رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ خدمت کی بدولت ہی سندھ کے عوام پیپلز پارٹی پر مسلسل اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر خان ترین نے کہا ہے کہ الزام تراشیوں سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سب جماعتوں کو ملکی مفاد میں عوام کے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ حفظ آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جہانگیر خان ترین نے کہا کہ ماضی میں ترقی کے منصوبوں کو التوا میں رکھا گیا۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ترقی کا سفر نہیں رکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وسائل کا رخ غریب عوام کی جانب موڑیں گے۔ کسانوں کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ملکی مفاد کو سامنے رکھیں۔ ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں گے، سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچیں گے، پاکستان کو آگے رکھیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ باہمی جھگڑوں اور الزام تراشیوں کے بجائے ہم پورے یقین اور امید کے ساتھ ہنسی خوشی آگے بڑھیں۔
अल्लाह ताला इस इत्तेफाक और इत्तेहाद की वजह से अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमाएं और हम सब मिलकर पाकिस्तान को हकीकत बनाएं, असल में पाकिस्तान बनाएं। जलसे से खिताब करते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आम इंतखाबात में अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों को मुंतखब करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर करीब अवाम का मंशूर है। जलसे से फिरदौस आशिक अवान और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का खात्मा हो गया है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन को माली और इंतजामी लिहाज से खुद मुख्तार देखना चाहती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सह्यूनी रियासत के तौसी पसंदाना अज़ाइम को रोकना होगा। मुसलमान हुक्मरान गजा में इसराइली सफाकियत को रोकने के लिए फैसला कुन किरदार अदा करें। भारत की रियासत मणिपुर में हालात शदीद कशीदगी इख्तियार कर गए। अम्फाल में 700 बागियों ने पुलिस कैंप पर हमला करके जदीद तरीन हथियार, गोला बारूद और दर्जनों गाड़ियां छीन ली। इस दौरान दर्जनों पुलिस एहलकार भी मारे गए। 3 मई को शुरू होने वाली खाना जंगी में अब तक 5000 से ज्यादा सरकारी हथियार और लाखों गोलियां लूटी जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने के बावजूद भी हालात मोदी सरकार के काबू से बाहर हैं। मणिपुर में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार हलाक हो चुके हैं। इस खाना जंगी के दौरान 1000 से ज्यादा अफराद हलाक और 1 लाख से ज्यादा दरबदर भी हो चुके। 6000 से ज्यादा घर और 500 से ज्यादा इबादत गाहें भी तबाह हो चुकी हैं। मणिपुर के वजीर आला बैरन सिंह हालात को इंतहाई संगीन करार दे चुके हैं। सत्यपाल मलिक का कहना है कि मोदी ने सियासी मकासद की खातिर मणिपुर में फसादात करवाए। डीजी आसाम राइफल्स ने कहा कि आज तक इतने बड़े पैमाने पर कशीदगी नहीं हुई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मोदी सरकार पर तशद्दुद वाक़यात को ख़त्म करने में संजीदा नहीं। 28 जुलाई को अमरीकी महकमा खारजा ने 2 ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की, बरहना मार्च और जिंदा चलाने को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों में आपको बताएं कि लेस्को के 57 रोज से जारी इंसदादे बिजली चोरी मुहिम में अब तक 11,826 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 23,469 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बिजली चोरों को अब तक 4,44,57,345 यूनिट्स चार्ज किए जा चुके हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,90,72,72,291 रुपए है। जैपको सर्कल मंडी बहाउद्दीन में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। जारी ऑपरेशन के दौरान अब तक पकड़े गए बिजली चोरों की मजमूई तादाद 330 हो चुकी है। 330 बिजली चोरों पर 7,20,068 यूनिट के डिटेक्शन बिल डालकर 3,31,64,000 के जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। सूरत हाल बताएंगे आपको डेंगू के हवाले से। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 190 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। रवां साल अब तक पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 10,052 मरीजों की तस्दीक हुई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रवां साल लाहौर में डेंगू के 4,316 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 101 नए मरीज सामने आए, जबकि रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ 21 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रवां साल मुल्तान में डेंगू के कुल 1,012 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ 11 नए डेंगू मरीजों की तस्दीक हुई। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 160 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 92 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ननकाना साहब की स्मोग और आलूदगी कम करने के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिला भर में फसलों की बाक़ियात जलाने वाले 28 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाकर उन्हें 8 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि ज़ेक टेक्नोलॉजी की बगैर चलने और आलूदगी फैलाने वाले 14 भट्टों को सील करके भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। आलूदगी का बायस बनने वाले 5 राइस मिलों को भी सील कर दिया गया है। लोधना समय जनूबी पंजाब भर में स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्मोक की बड़ी वजूहात में कपास और धान की फसलों की बाक़ियात को जलाना, सनतों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और फ़ज़ाई आलूदगी है। तफसील हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा से। धुंध के साथ गर्द और गुबार के बादल फ़ज़ाई आलूदगी की बदतरीन शक्ल है, जिसे माहिरीन स्मोक का नाम देते हैं। स्मोक कारखानों, ट्रैफिक के धुएं और जलने वाले ज़रई फजले की बाक़ियात धुंध के साथ मिलने की वजह से बनती है। स्मोक पर काबू पाने के लिए फसलों की बाक़ियात को जलाने से रोकना ज़रूरी है। महकमा ज़राअत पंजाब स्मोक के कंट्रोल के लिए मुतहरिक है। इस साल स्मोक सेल की मॉनिटरिंग टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर कपास और धान की फसल की बाक़ियात को जलाए जाने की मॉनिटरिंग कर रही हैं और किसी को भी फसल जलाने की इजाज़त नहीं है। स्मोक अक्टूबर के आखिर से लेकर जनवरी के शुरू में होती है, जब सरसों
और सब्जियों की बुवाई और मकई की फसल के लिए बर्दाश्त का मौसम होता है। स्मोक की ज़्यादती की वजह से इन तमाम फसलों की बढ़ोतरी का अमल रुक जाता है और पौधा अपना मदफ़ाती निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से मतलूबा पैदावार हासिल नहीं कर पाता। स्मोक के ज़रिए असरात को ख़त्म करना इंसान के बस से बाहर है, मगर इससे बचाव के लिए की जाने वाली कोशिशों में हर शख्स इनफरादी तौर पर हिस्सा लेकर इसे कम करने में मदद ज़रूर कर सकता है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरान। पंजाब के शहर चूनिया में भी स्मोक का सबब बनने वाली राइस मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 14 राइस मिलों को सील कर दिया गया है, जबकि 15 राइस मिलों को 7 रोज के अंदर वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। इंतजामिया ने स्मोक का मौजब बनने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स और फसलों की बाक़ियात को जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की मेज़बानी में 3 रोज़ा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया है। मेले में अदब समेत मुतनव्वे मौज़ूआत पर इल्मी मुबाहिसों का इनेकाद होगा। मेले में महफिल गज़ल और मुशायरे का भी एहतमाम किया गया है। तफसील से आगाह कर रहे हैं मलिक उमर। गंदारा सिटीजन क्लब F9 के वसी अरीज पार्क में 3 रोज़ा इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इफ्तिताही सेशन में निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी, मुल्की और गैर मुल्की अदीबों, दानिशवरों और कलमकारों ने शिरकत की। रवां साल फेस्टिवल का उन्वान पीपल, प्लानट एंड पॉसिबिलिटी रखा गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अदीबों का कहना था कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए इल्म का फरोग नागुज़ीर है। मुमताज शायर इफ्तिखार आरिफ ने फ़लस्तीनी शायर के मिसरे पढ़ के जुल्म के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। काश बच्चे मौत से हमकनार न हों, काश जंग के खात्मे तक वो आर्जी तौर पर आसमानों की जानिब चले जाएं, फिर जब वो बाहिफाजत वापस लौटें और उनके वालिदैन उनसे पूछें कि वो कहाँ थे, तो वो कहें हम बादलों के साथ खेल रहे थे। इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में मुल्क के मारूफ पब्लिशर्स की जानिब से किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। जहां क्वालिटी बुक्स मौजूद हैं, वहीं पे क्वालिटी प्लस क्वांटिटी लोगों का आना जो है वो फ़र्ज भी होता है, हक भी बनता है। बुक्स को प्रमोट करने के लिए, बुक रीडिंग को प्रमोट करने के लिए इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। 5 नवंबर तक जारी रहने वाले अदबी मेले में मुतनव्वे मौज़ूआत पर इल्मी मुबाहिस मुनक्कद होंगे। फेस्टिवल में महफिल गज़ल और मुशायरे का एहतमाम भी किया गया है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम है सर्दी का तो कुछ बात करते हैं चलगोज़ों की। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है और चलगोज़े को सर्दियों की सौगात भी कहा जाता है। चलगोज़े की कीमत दूसरे खुश्क मेवों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। चलगोज़े की तैयारी किन मराहिल से गुजर कर होती है, ये आपको बताएंगे सैयद वज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान का ये है जनूबी वज़ीरिस्तान। यहाँ के हसीन नज़ारे आपको लुभाएंगे और यहाँ के मेवे आपका दिल ललचाएंगे। बुलंदो बाला और हरे भरे इन दरख्तों पर नजर डालिए, ये महंगे ही नहीं बहुत ही महंगे हैं। वो ऐसे कि इन दरख्तों के खोशे चलगोज़ों से भरे हैं और देखिए कैसे इनका दाना दाना अलग अलग किया जाता है और मार्केट तक पहुँचाया जाता है। लेकिन मौसमियाती तब्दीली ने चलगोज़े की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। पैदावार में 70% तक कमी हुई है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से चलगोज़े की पैदावार पर काफ़ी असर पड़ा है। पिछले साल हम एक बोरी से कम से कम 12 किलो चलगोज़ा निकालते थे और इस साल बमुश्किल 2 या 3 किलो चलगोज़ा निकला है। वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान भर में ये मेवाजात पहुँच रहे हैं। DC जनूबी वज़ीरिस्तान कहते हैं यहाँ की ज़मीनें ज़रखेज़ और खेत हरे भरे हैं, लेकिन मौसम अगर मुवाफिक होगा तो ही पैदावार बेहतर होगी। जितना भी ठंडा मौसम हो, बारिशें हो और स्नोफॉल हो तो ये इसके लिए अच्छा मौसम है। ये मैपिंग जंगलात की होनी चाहिए, कटाई की जो है ना वो उसको डिस्करेज करना चाहिए। एक अलमिया ये भी है कि यहाँ के लोग इन दरख्तों को काट कर लकड़ी जलाते हैं और कोयला से खुद को गर्म रखते हैं। मौसमियाती तब्दीली और सैलाब के बायस भी काफी नुकसान हो चुका है। सईद वजीर, PTV न्यूज़, जनूबी वज़ीरिस्तान। और अब आप जान सकेंगे मौसम की सूरत हाल। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि शिमाली इलाका जात में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह में -4 और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल।